नमस्ते। हम सब रोजाना नई नई हेडलाइंस देखते हैं, है ना? कोई नई दवा आ गई, कोई नया ऐप, कोई नई स्टडी, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। पर सवाल ये है कि इन दावों के पीछे की सच्चाई क्या है? तो चलिए आज इसी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं जो इन हेडलाइंस को जन्म देती है। तो सोचिए, एक नया वेलनेस ऐप आया है और वो दावा करता है कि तनाव कम हो जाएगा। पर हम कैसे मान लें कि ये सच में काम करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। जब कोई चीज असरदार होने का दावा करती है तो उस पर यकीन करें तो करें कैसे? और बस यहीं से रिसर्च का सफर शुरू होता है। देखिए, हर रिसर्च की शुरुआत एक सवाल से ही होती है। एक खोज, एक जिज्ञासा। और ये सफर ना बड़ा ही रोमांचक होता है। एक छोटे से सवाल से शुरू होकर एक भरोसेमंद ठोस जवाब तक पहुंचने का सफर। तो चलिए इस सफर में गोता लगाते हैं। अब इस खोज में हमारा सबसे पहला कदम वो है ये तय करना कि हम किस तरह के सबूत ढूंढ रहे हैं। मतलब हमें जवाब नंबरों में चाहिए या फिर लोगों के अनुभवों और उनकी कहानियों में। और रिसर्च की दुनिया में ना यही वो पहला बड़ा मोड़ है। एक रास्ता है जो हमें नापतौल यानी आंकड़ों की तरफ ले जाता है, और दूसरा रास्ता वो हमें गहरे अर्थ और समझ की ओर ले जाता है। और एक बात साफ है, दोनों ही रास्ते अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। तो चलिए पहले रास्ते की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये रास्ता पूरी तरह से नंबर्स और आंकड़ों का है। अगर हम अपने वेलनेस ऐप वाले उदाहरण को लें तो इसका मतलब होगा ये गिनना कि आखिर कितने यूजर्स ने ऐप इस्तेमाल करने के बाद कहा कि उनका स्ट्रेस स्कोर कम हुआ है। एकदम सीधा साधा हिसाब जो हमें एक बड़ी और साफ तस्वीर देता है। और फिर आता है दूसरा रास्ता, क्वालिटेटिव रिसर्च। ये नंबर से हटकर है। ये हमें लोगों के अनुभवों की गहराई में ले जाता है। यहाँ हम यूजर्स से इंटरव्यू करेंगे, उनसे बात करेंगे, ये जानने के लिए कि ऐप उन्हें कम तनावग्रस्त क्यों महसूस कराता है। मतलब ये हमें उस क्यों का जवाब देता है जो आंकड़े नहीं दे पाते। अच्छा, तो अब जब ये तय हो गया है कि हमें जवाब नंबर्स में चाहिए या कहानियों में, तो अगला कदम क्या होगा? जाहिर है उन जवाबों को इकट्ठा करना। और इसके लिए रिसर्चर्स के पास आप कह सकते हैं एक पूरा टूल किट होता है जिसमें कई तरह के औजार होते हैं। और इस टूल किट को इस्तेमाल करने से पहले भी एक और चुनाव करना पड़ता है। क्या हम अपने वेलनेस ऐप की स्टडी के लिए एकदम नया फ्रेश डेटा इकट्ठा करें स्क्रैच से, जिसे कहते हैं प्राइमरी डेटा, या फिर क्या हम उस डेटा का इस्तेमाल करें जो पहले से ही किसी और ने इकट्ठा किया हुआ है, उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा। तो जानकारी इकट्ठा करने का एक सीधा तरीका है लोगों से पूछना। इसके लिए कई औजार हैं, जैसे सर्वे, जिससे हम हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं और उनकी राय जान सकते हैं, या फिर कुछ लोगों के साथ बैठकर गहरे इंटरव्यू करना ताकि उनके अनुभवों को ठीक से समझा जा सके। और एक और तरीका है फोकस ग्रुप्स, जहां एक छोटे से ग्रुप को बिठाकर किसी खास टॉपिक पर खुलकर चर्चा करवाई जाती है। पूछने के अलावा एक और तरीका है, और वो है अवलोकन करना। मतलब सिर्फ देखना और रिकॉर्ड करना कि क्या हो रहा है। रिसर्चर्स ये काम असल दुनिया में भी कर सकते हैं, जहां वो बस लोगों के एक ग्रुप पर लंबे समय तक नजर रखते हैं। या फिर वो ये काम एक कंट्रोल माहौल में भी कर सकते हैं, जैसे कोई एक्सपेरिमेंट या क्लिनिकल ट्रायल। इससे क्या होता है, नतीजों पर उनका कंट्रोल ज्यादा रहता है। लेकिन एक बड़ा सवाल, अगर हमें ये साबित करना हो कि हमारा वेलनेस ऐप वाकई में मतलब पक्के तौर पर तनाव कम करता है, तो क्या करें? इसके लिए एक गोल्ड स्टैंडर्ड तरीका है, और वो है क्लिनिकल ट्रायल। इसे किसी भी दावे के पीछे कारण और प्रभाव के रिश्ते को परखने का सबसे सबसे मजबूत जरिया माना जाता है। अब ये जो क्लिनिकल ट्रायल है ना, ये कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रक्रिया है जो कई फेज में पूरी होती है। सबसे पहले फेज में बस सेफ्टी जांची जाती है, फिर सही डोज तय होती है। इसके बाद तीसरे फेज में देखा जाता है कि ये चीज मौजूदा तरीकों से बेहतर है भी या नहीं। और पता है, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाजार में आने के बाद भी इस पर लगातार नजर रखी जाती है। चलिए, तो अब सारा डेटा इकट्ठा हो चुका है और अब शुरू होता है रिसर्च का सबसे सबसे रोमांचक हिस्सा। अब वक्त है इन सभी सुरागों को, इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और उनसे एक मतलब निकालने का, एक साफ सुथरे निष्कर्ष पर पहुंचने का।
और ये डेटा रिकॉर्डिंग का काम ना बहुत ही सावधानी से किया जाता है, कुछ इस तरह के केस रिपोर्ट फॉर्म्स में। इसमें हर प्रतिभागी की जानकारी, जैसे उनकी आईडी क्या है, उन्होंने ऐप कितना इस्तेमाल किया, उनका स्ट्रेस स्कोर क्या था, हर छोटी बड़ी चीज़ को बड़े सिस्टमैटिक तरीके से दर्ज किया जाता है। ऐसा क्यों? ताकि जब एनालिसिस हो तो वो एकदम सटीक हो। और फिर जब इस सारी डेटा का एनालिसिस होता है तो एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आता है, 2.0x। अब ये नंबर क्या कहता है? ये नंबर हमें बताता है कि जिस ग्रुप ने ऐप का इस्तेमाल नहीं किया, उनमें ज्यादा तनाव रिपोर्ट करने का खतरा 2 गुना था। डबल। तो सवाल ये है कि ये 2.0x है क्या? टेक्निकल भाषा में इसे कहते हैं रिलेटिव रिस्क या आरआर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये हमें बताता है कि एक ग्रुप में किसी चीज़ के होने की संभावना दूसरे ग्रुप के मुकाबले कितनी ज़्यादा या कम है। और रिसर्चर्स ना इसी तरह के नंबर्स का इस्तेमाल करके बड़े बड़े ठोस निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन एक मिनट, ये सारे नंबर, ये सारे निष्कर्ष, ये सब तभी मायने रखते हैं जब पूरी की पूरी प्रक्रिया ईमानदारी और नैतिकता के सख्त नियमों पर टिकी हो। अगर ये नियम नहीं है तो पूरी रिसर्च बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं। और इन नियमों में सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम है रिसर्च में शामिल होने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि उन्हें पूरी जानकारी देकर उनकी सहमति ली जाए, उनकी पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाए और उन्हें ये अधिकार दिया जाए कि वो जब चाहें किसी भी समय इस स्टडी को छोड़कर जा सकते हैं। कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। और नैतिकता के अलावा एक और चीज़ है जो उतनी ही ज़रूरी है, और वो है डेटा की क्वालिटी। ये पक्का करना पड़ता है कि जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है वो भरोसेमंद हो, वो सटीक हो, क्योंकि अगर डेटा ही गड़बड़ है तो नतीजे कैसे सही हो सकते हैं ना? हमारे निष्कर्षों पर तभी भरोसा किया जा सकता है जब डेटा दमदार हो। तो रिसर्च के इस पूरी यात्रा को समझने के बाद अब जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसे कितने सवाल हैं, ऐसे कितने दावे हैं जिनकी पड़ताल इन तरीकों से की जा सकती है। ये जो जानकारी है ना, ये हमें सिर्फ कुछ फैक्ट्स नहीं बताती, ये हमें दुनिया को देखने का एक नया नजरिया देती है, एक ज्यादा जागरूक, एक ज्यादा जिज्ञासु इंसान बनाती है।